आज पंचांग की डेमो क्लास है, तो मैं पंचांग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक्चुअली पंचांग बहुत जरूरी क्यों है, सबसे पहले इसको हम चर्चा करते हैं कि हमें पंचांग की आवश्यकता क्यों होती है। हमें पंचांग की इसलिए आवश्यकता होती है कि हम जिसके भी एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर हम कुंडली देखते हैं तो उनकी मैचिंग भी करते हैं, बच्चों की शादियों की बात भी होती है, वो लोग मकान भी बनाते हैं, जमीन भी खरीदते हैं, तो सब चीजें वो आपसे ही पूछने के लिए आते हैं। जनरली वो पूछेंगे कि साहब मैं मुहूर्त कब कर लूँ, मकान का प्रवेश करना है तो मकान में प्रवेश कब कर लूँ, आज मुझे यात्रा करनी है तो आज का दिन मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजों के लिए मुहूर्त होते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी कार्य जब हम लोग करते हैं तो उसका एक मुहूर्त निकालते हैं। उस मुहूर्त के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो हमें फल अच्छे मिलते हैं, हमारा कार्य जो है सफल होता है। और कभी कभी क्या होता है, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है यदि हम मुहूर्त सही ढंग से नहीं निकालते। तो इसलिए ये सारी मुहूर्त निकालने की जो विधा है ये हमें पंचांग से मिलती है। तो पंचांग से ही हमें सारे मुहूर्त निकालने का जानकारी, कैसे पंचांग पढ़ना है, हम पंचांग से कैसे मुहूर्त निकालें, ये सारी चीजें पंचांग से निकालते हैं। तो जैसे कि पंचांग के बारे में कहा गया है, पंचांग के नाम ही है कि पंचांग के 5 अंग होते हैं। 5 अंगों में कौन कौन से अंग हैं? सबसे पहले आता है तिथि, फिर आता है वार, फिर आता है नक्षत्र, फिर आता है करण, फिर आता है योग। ये 5 चीजें आती हैं, इन्हीं में सारे मुहूर्त समाये हुए हैं। अगर इनके बारे में हमें जानकारी है तो हम जो है अच्छी तरह से मुहूर्त निकाल के लोगों को बता सकते हैं और उनके कार्यों में सफलता प्राप्त करवा सकते हैं। इसी तरह से सबसे पहले मुहूर्त निकालने के लिए हमें तिथि देखनी है। तिथि का हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी तिथि है। जैसे कि हमें मालूम है कि 15 तिथियां होती है स्टार्टिंग में, एक्चुअली में 14 होती है। 15वीं पूर्णिमा कहते हैं और या फिर अमावस कहते हैं। इस तरह से पूरे महीने के अंदर 30 तिथियां होती है। हर तिथि का अपना अपना एक नाम है। जैसे प्रतिपदा से स्टार्ट होती है, जो पहली तिथि है उसे हम प्रतिपदा कहते हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इस तरह से चतुर्दशी तक होती है, फिर पूर्णिमा या अमावस। और इसी तरह से हमारे 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष कहलाता है और एक कृष्ण पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष जो है, जब चंद्रमा बढ़ते क्रम में होता है तब हम उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, क्योंकि उसके बाद पूर्णिमा आती है। और जब चंद्रमा घटते क्रम में होता है तब हम उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, उसके बाद अमावस। इस तरह से 30 तिथियां होती हैं और तिथियों के भी अलग अलग प्रकार हैं। तिथियों के क्या 5 भागों में तिथियों को विभाजित किया गया है। एक है नंदा, दूसरी है भद्रा, तीसरी है जया, फिर रिक्ता और पूर्णम। इस तरह से तिथियों के नाम दिए गए, इनके अर्थ है। जैसे कि नंदा तिथि है, ये प्रतिपदा और षष्ठी और एकादशी, ये 3 तिथियां होती है नंदा, जिससे कि शुभ माना गया। इसी प्रकार सारी तिथियां होती हैं, कोई अशुभ है कोई शुभ है। तो हम कोई भी अगर मुहूर्त निकालते हैं, हम तिथि को जरूर देखते हैं कि आज तिथि कौन सी। अगर हमारी शुभ तिथि है, जो कार्य कर रहे हैं, हर तिथि का अलग अलग कार्य होता है, हर कार्य उस तिथि के अनुसार ही किया जाता है। तो अगर वो शुभ है तो हम उस तिथि को ले लेते हैं, और तिथि लेने के बाद में फिर हम वार लेते हैं। अगर हमारी तिथि शुभ है तो उसको लेकर उस तिथि के दिन फिर वार क्या है, वार देखते हैं। वार जो है हमारे 7 होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से, जैसे कि आपको ये पता है। और इनके 7 वारों के अपने एक एक ग्रह होते हैं। जैसे रविवार है, रविवार का सूर्य होता है। सोमवार है तो उसका चंद्र होता है। मंगलवार है तो उसका मंगल होता है। इसी तरह से 7 वार बनाए गए। तो 7 वारों को निश्चित किया गया है कि किस वार को आपको कौन सा कार्य करना है। अगर आप उसी वार को वो कार्य करते हैं, तिथि भी अच्छी है, वार भी अच्छा है, तो उस दिन हम शुभ मुहूर्त निकाला जाए। तो जो भी कार्य करना चाहते हैं, जैसे फिल्मों का आपने देखा होगा, मैक्सिमम शुक्रवार के दिन फिल्में जो है लॉन्च होती है, आती है। और अगर कोई प्रेमी प्रेमिका को आपस में मिलना है तो शुक्रवार का दिन तय करें, वो दिन उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह इन कामों के लिए ही माना गया है। बाकी है मंगलवार, ऑपरेशन के काम है,
ब्लड के कार्य में ये मंगलवार तय करें। तो इस तरह से सब दिनों के अपने अपने वार तय है कि किस दिन आपको कौन सा काम करना है। उसके बाद क्या होता है, कई बार तिथियों का क्षय भी हो जाता है और तिथियां अधिक भी हो जाती है, मतलब 2 दिनों में एक तिथि या तिथि गायब भी हो जाती है। अब ये कैसे देखें, ये भी पंचांग द्वारा हम लोग देखते हैं। तो मैं इसका आपको थोड़ा सा उदाहरण बता देता हूँ। यदि तिथि सूर्य उदय के बाद शुरू होती है और दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले समाप्त हो जाती है, तो वो तिथि का क्षय कहलाता है। क्योंकि हमारी तिथियों का जो वर्णन किया गया है वो सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक होता है। उसी तरह से वार है, वार भी सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक रहता है हिंदू पद्धति। इंग्लिश पद्धति में तो रात को 12 बजे डेट बदल जाती है, लेकिन हिंदू पद्धति के अंदर सूर्य उदय से सूर्य उदय तक इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो सूर्य उदय से सूर्य उदय लेते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं। यदि तिथि सूर्य उदय में जो आती है वही तिथि हम पूरे दिन अक्सर मानते हैं, तो आज की वो तिथि वही होगी जो सूर्य उदय से पहले शुरू हो गई है, ये सूर्य उदय में शुरू होगी। और अगर कोई तिथि सूर्य उदय के बाद शुरू होती है और दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले समाप्त हो जाती है तो क्षय कहलाता है। और अधिक तिथि इसी तरह से होती है, अगर सूर्य उदय के बाद तिथि स्टार्ट हुई है और दूसरे दिन भी सूर्य उदय के बाद रही तो वो डबल हो जाती है, तो दोनों दिन वही तिथि कहलाती है। क्योंकि तिथियों का जो समय है ये 19 घंटे से लेकर 26 घंटे तक रहता है। इस तरह से तिथि 24 घंटे से अधिक भी होती है और 24 घंटे से कम भी। अब इन चीजों का ज्ञान भी हमें आवश्यक हो कि ये तिथि जो है सही आ रही है या नहीं आ रही है, क्षय तो नहीं है। उस दिन की तिथि हमने सोच ली तो द्वितीया को करेंगे, पता चला द्वितीया आई नहीं। आवाज सबको ठीक आ रही है या कोई दिक्कत है? ठीक है, सबको आवाज आ रही है सर। और फिर वो आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है एकदम। इसी तरह तीसरी चीज जो हमारी आती है वो नक्षत्र। तिथि वार देख लिया, अब नक्षत्र भी शुभ अशुभ होते हैं। अब ये देखना होता है कि हम जो कार्य करें वो शुभ नक्षत्र में करें, तो उसके लिए पूरा इसका वर्णन है। 27 नक्षत्र होते हैं, 28वां अभिजीत नक्षत्र भी बोला गया अभी। तो इस तरह से 27 नक्षत्रों का अपना अपना पूरा वर्णन और शुभ नक्षत्र देखकर ही हम वो तय करते हैं। तो इन्हीं नक्षत्रों में गंडमूल आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग पूछते हैं, कस्टमर आके हमसे, साहब इसमें भी मूल तो नहीं पड़े। अगर मूल पड़े हैं तो हमें बताना पड़ता है कि आपके कितने दिन के फूल हैं, 27 दिन के हैं, 11 दिन के हैं, कितने मूल पड़े हैं। ये भी पंचांग से ही वर्णन इसका पूरा निकलता है। तो मूल के भी क्या 6 नक्षत्र होते हैं, जिसमें अश्विनी है, अश्लेषा है, भगा है, ज्येष्ठा है, मूल है, रेवती है। इस तरह से ये 6 नक्षत्र मूल के नक्षत्र माने गए हैं। अगर इन नक्षत्रों में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये मूल को पैदा हुआ। इसी तरह से पंचक आते हैं। पंचक जो है ये प्रत्येक माह के 5 दिनों के लिए पंचक होते हैं। जब कोई मृत्यु होती है तो पहले पंचक देखे जाते हैं कि कहीं पंचकों में एक्सपायर तो नहीं हुआ, तो उसकी अलग विधि होती है। इस वजह से पंचक देखना आवश्यक हो जाता है, तो हमें पंचक देखना आना चाहिए। अगर हमें पंचक देखना आते हैं तो हम उसे बता सकते हैं कि इसमें पंचक चल रहा है। ज्यादातर जो पंचक जो है धनिष्ठा के तीसरे चरण से प्रारंभ होता है और रेवती तक रहता है, रेवती के चारों चरण रहता है। तो ये जो है कुंभ राशि से लेकर मीन राशि तक जब चंद्रमा भ्रमण करता है तो वह पंचक के दिन कहलाता है। तो इस तरह 5 पंचक होते हैं। इसी तरह से करण आते हैं, योग आते हैं। तो इन चीजों की सारी कैलकुलेशन। फिर भी कभी कभी क्या होता है कि मुहूर्त हम पूरी चीजें नहीं देख पाते, हमें अर्जेंट में मुहूर्त चाहिए। अभी बताया कि अभी हमें सब यात्रा करने के लिए जाना है, तो क्या चले जाएं? अब उसमें आप ना कोई तिथि देख पा रहे हैं, ना वार कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, आज ही उसको जाना है या आज ही कोई ऐसा कार्य है वो उसको करना है, तब हम क्या करें? तब ये तिथि वार और नक्षत्र देखने का समय नहीं, क्योंकि उसको इमीडिएट काम करना है। तब हमारे पास आता है चौघड़िया। चौघड़िया जो है 1.5 घंटे की होती है, जो कि सूर्य उदय से स्टार्ट होती है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक दिन की चौघड़िया और एक रात की चौघड़िया। तो 1.5 घंटे की एक चौघड़िया रहती है। तो चौघड़िया का भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि
जो घड़ियां आपकी शुभ होती है, लाभ होती है, अमृत होती है, काल होती है, रोग होती है, चंचल होती है। तो इसके अंदर जो शुभ, अमृत और चंचल है, इसको शुभ माना गया है। इस चौघड़िया के अंदर हम अपना शुभ कार्य कर सकते हैं, और जो दूसरी है उसको दूसरे कार्य कर सकते हैं। उद्योग है, जैसे काल है, रोग है, उस चौघड़िया के अंदर दूसरे कार्य। तो इस प्रकार से हम अर्जेंट जब काम कोई करना होता है, कोई तिथि हम चेंज नहीं कर सकते, वार नहीं चेंज कर सकते, तो आज ही करना है और इसी समय करना है, तो हम उसको चौघड़िया का देख के कर सकते हैं। और दूसरी चीज आती है राहु काल। चौघड़िया के साथ में हमें राहु काल भी देखना आवश्यक है, क्योंकि जब राहु काल में कोई शुभ कार्य किया जाता है तो वह कार्य सफल नहीं होता। वो भी 1.5 घंटे का होता है राहु काल, और राहु काल के भी अपने अपने दिन है, उसके निश्चित समय पर राहु काल होता है। तो हमें वो भी ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा दिन है, वार कौन सा है, और आज कितने बजे राहु काल होगा। वैसे तो पंचांग में हम देख सकते हैं आराम से, पंचांग में पूरा आता है, लेकिन फिर भी हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। जैसे रविवार है, रविवार को 4:30 बजे राहु काल शुरू होता है और 6 बजे समाप्त। सोमवार है, सोमवार को सुबह 7:30 बजे राहु काल शुरू होता है और रात को 9 बजे समाप्त होता है। और मंगलवार है, दोपहर को 3 बजे राहु काल स्टार्ट होता है, 4:30 बजे तक। बुधवार है तो दोपहर को 12 बजे से राहु काल स्टार्ट होगा और 1:30 बजे तक चलेगा। गुरुवार को 1:30 को दोपहर को शुरू होगा और 3 बजे तक राहु काल रहता है। और शुक्रवार को प्रातः 10:30 से शुरुआत होती है तो 12 बजे तक रहता है। और शनिवार को 9:20 से स्टार्ट करके 10:30 तक रहता है। इस तरह से राहु काल का एक निश्चित समय है वार के हिसाब से। तो हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। यदि हमें इसकी जानकारी है तो हम क्या है, राहु काल के अंदर वो कार्य नहीं करेंगे, उस कार्य को टाल देंगे, तो ये 1.5 घंटा कार्य टाल दिया। तो इस तरह से हम जितने भी अपने मुहूर्त निकालते हैं तो इनके उपाय भी है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कार्य करना है आज है, अब दिशा शूल भी होता है। मान लो आपको कहीं यात्रा करने के लिए जाना है, अगर कहीं यात्रा करने जाएंगे तो दिशा के हिसाब से आपको यात्रा करनी होगी, और किस दिशा में किस दिन जाना चाहिए, किस वार को जाना चाहिए, तो वो जो सारी चीजें हैं वो हम पूरी की पूरी इससे निकालते हैं। जैसे सोमवार और शनिवार पूर्व दिशा का दिशा शूल होता है कि हमें पूर्व दिशा में सोमवार और शनिवार को नहीं जाना चाहिए, और मंगलवार और बुधवार उत्तर की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए, गुरुवार को दक्षिण की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से ही है। अगर मान लो करना भी पड़े उसके भी उपाय है। ऐसा नहीं है कि सोमवार को आपको जाना है, मान लो पूर्व दिशा में सोमवार को जाना, उस दिन दिशा शूल है, तो उसके उपाय बताए गए, वो आप उपाय करें, उपाय करके उसको जा सकते। उसके लिए उपाय सिंपल है, आगे डिटेल में हम उसको पढ़ाएंगे। जैसे आप घर से निकलते हैं तो 4 कदम पीछे की ओर आए, बैठे, पानी पिए, फिर जाए। और अगर उत्तर दिशा की तरफ जाना है तो कुछ जो साथ में रख के जाए या राई रख के जाए। ये इस तरह से पूरे उपाय बताए गए हैं। ये सारे विस्तार से जब अपन पंचांग के ऊपर चर्चा करेंगे तो मैं ये सारे उपाय आपको बताऊंगा कि दिशा शूल कैसे होता है, किस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है या आपके जजमान को आपको सफलता देनी है तो जजमान आपसे ये सारी चीजें हमेशा पूछने के लिए आता रहेगा और आपको बतानी है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको ये चीजों की समस्या है। अब अगला आता है सबसे बड़ी चीज, विवाह हो, क्योंकि ज्योतिषी का कर्तव्य भी है जब वो बच्चे की कुंडली देखता है, मैचिंग करता है, तो विवाह होने भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, मैचिंग। मैचिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर गुण देख लेते हैं। हमें मालूम है कि 18 से 36 के बीच में गुण है, अच्छी मैचिंग है, शादी कर लो। लेकिन ऐसा नहीं, आपने देखा होगा कि 29-30 गुण मिलने के बाद भी तलाक होते हैं। क्यों हो जाते हैं तलाक? जब 30-30 गुण मिल रहे हैं तब भी तलाक होते हैं। क्यों हो जाते हैं? तब भी आपस में पति पत्नी की नहीं पटती है, अच्छे गुण मिलने के बावजूद भी। उसमें क्या रहता है, हमें कुंडली के अंदर सप्तम भाव और पंचम भाव आवश्यक है कि कहीं उसका पंचम भाव और सप्तम भाव दूषित तो नहीं। मान लो उनके सप्तम भाव के अंदर मंगल, राहु और शनि बैठे हुए, 30 गुण मिल रहे हैं, क्या शादी के लिए आप रिकमेंड करेंगे? नहीं करेंगे।
क्यों? क्योंकि सप्तम भाव खराब है, पापी ग्रह बैठे हैं, शनि राहु मंगल बैठे हुए हैं। इन्होंने तो डाइवोर्स करा नहीं कराना है उसको, तो गुण क्या 32 मिल जाए या 33 मिल जाए, उस गुण का कोई महत्व नहीं था। फिर दूसरी चीज आता है पंचम भाव। देखिए संतान का कारक है, क्या संतान होगी कि नहीं होगी, क्या पंचम भाव दूषित तो नहीं है? अगर पति पत्नी के संतान ही नहीं होगी तो उनका विवाह तो ऐसे ही करा, वो दूसरे विवाह की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग ज्यादातर क्या नाड़ी दोष देख लेते हैं, प्रमुख दोष देख लेते हैं, और तारा देख लेते हैं, ग्रह मैत्री देख लेते हैं, और वो सब मिल रही है, सब कंप्यूटर से निकाली और निकाल के दे दी। तो वो जो है सबसे ज्यादा परेशानी करती है। एक मिनट, तो ये परेशानियां सबसे ज्यादा होती है कुंडली मिलान में। ज्यादातर हम लोग क्या है, कंप्यूटर से लगाई, देखी कितने साहब 30 गुण, मैंने बहुत बढ़िया गुण है, शादी कर। पंचम भाव नहीं देखा, सप्तम भाव नहीं देखा। वैसे भाव तो और भी देखने चाहिए, लेकिन पंचम और सप्तम तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि संतान और डाइवोर्स ये दो चीजें तो कम से कम देखना जरूरी। मैं बीच में टोकना चाहूंगा सर आपको। आज की ही ताजा घटना बता रहा हूँ मैं, आपकी बात पे बात याद आ गई, इसलिए को बोलना पड़ गया बीच में। एक पार्टी मेरे पास में आई और 7th का लॉर्ड बुध अष्टम में बैठा हुआ, राहु लगन में, केतु 7th में, सूर्य और शुक्र ये 7th पे बैठे हुए। ग्रहण योग हो गया उसको सप्तम। हाँ, वो ग्रहण योग हो गया सप्तम में। तो उन्होंने कहा बोले ये शादी के लिए ये मैच आप देखो, ये आपको सूट मतलब ये ठीक है नहीं है। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये शादी तो नहीं करनी चाहिए, शादी ठीक नहीं रहेगी, ये शादी तो खराब हो जाएगी और ये शादी तलाक तक जाएगी, तो ये शादी ठीक नहीं रहेगी। गुरु जी बोले इसके अंदर तो 27 गुण मिल रहे हैं। मैंने कहा जी 36, बोलो हमने सारे पंडितों से पूछा, उन्होंने कहा 27 गुण मिल रहे हैं। मैंने कहा 27 नहीं, इसमें 36 भी मिल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। गीता जी कुछ बोलना चाह रही है जी, अनम्यूट करें प्लीज। तो यहाँ पर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 36 के 36 भी गुण मिल जाए ना तो भी डिवोर्स है उस कुंडली में, नो डाउट। लेकिन अधिकतर ब्राह्मण करते क्या है, गुण बेस पे यस कर देते हैं और बाद में वो डिवोर्स ही होता है, वो बाकी की कुंडली का विवेचन ही नहीं करते हैं। अगर आपका 7th 5th और 12th भी पीड़ित है तो किसी भी हाल में विवाह सुख मिलता ही नहीं, वो आदमी भटकता ही रहता है। और साथ में अगर वीनस भी वीक हो जाए, पुरुष की कुंडली है वीनस भी वीक हो जाए, तो किसी भी कीमत में वो विवाह सक्सेसफुल नहीं हो सकता, भटकता रहेगा, नारी की तरफ आकर्षित तो होगा लेकिन उसे सुख नहीं मिलेगा नारी का। तो रामचंद्र जी की कुंडली में 36 गुण थे सर। हाँ, फिर वो पूरी जिंदगी भर लोगों को परेशान थे। हाँ, वो भगवान श्री राम थे, उनके 36 गुण मिले थे, लेकिन वही कंडीशन थी ना, मिले किस बेस पे थे। उन्हें तो मानव को बताना था कि 36 गुण मिलने के बाद भी परेशानियां आती हैं, समझो इस बातों को। तो बिल्कुल चोपड़ा जी जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सच में ही इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जनरली जो विद्वान हैं वो केवल सॉफ्टवेयर में दोनों का डाटा डालते हैं, गुण देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा नाड़ी दोष देख लेते हैं कि अगर नाड़ी दोष है तो मना कर देते हैं कि ठीक है जी बच्चे नहीं होंगे, उसमें दिक्कत आएगी। इससे ज्यादा वो भी कम लोग देखते हैं, मैंने देखा बहुत कम लोग वहां तक भी नहीं पूछते। ज्यादातर लोग तो केवल गुण देखते हैं। हाँ जी 18 गुण मिल गए तो शादी कर लो, बता 18 गुण भी अगर मिल गए तो शादी कर लो। अब ये नहीं समझ में आता है इसका मतलब क्या है। तो सर विवाह के बाद यदि दशाएं भी अच्छी नहीं आ रही है ना, तब भी शादी सक्सेसफुल नहीं होती है। यदि दशाएं भी शनि की, राहु की, मंगल की आ रही है तो भी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि खैर ये क्लास तो चोपड़ा जी की है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको के साथ शेयर करने लग गया कि मैंने ये भी देखा है कि अगर किसी व्यक्ति का जैसे प्रेम संबंध बना, और वो कब बना, जब राहु में शनि है या शनि में राहु है या राहु में केतु है
या शनि में केतु है, यानी कुछ भी पाप ग्रह जो है उस समय अगर प्रेम संबंध बना तो उनका ब्रेकअप हुआ, अगर उस समय शादी हुई, सगाई हुई तो उसमें ब्रेकअप हुआ। तो ये जो विषय चोपड़ा जी लेकर के आए हैं, ये विषय सच में बड़ा ही अहमियत वाला, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और सभी लोगों को इस विषय के बारे में जानना चाहिए। धन्यवाद। जी सर। एक्चुअली क्या है, पंचांग वो बिल्कुल सही बताया आपने कि बिना पंचांग सीखे आप पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के लिए सारी चीजों की आवश्यकता होती है। मुहूर्त निकालना बहुत ही जरूरी है और हिंदू धर्म के अंदर सारे कार्य, जितने भी कार्य किए जाते हैं, सब मुहूर्त निकाल कर ही किए जाते हैं। बिना मुहूर्त के कोई भी कार्य हिंदू पद्धति में अंदर नहीं किया जाता। यहाँ तक कि आदमी घर से बाहर निकलता है तो भी देख लेता है कि आज दिन अच्छा है कि नहीं, राहु काल तो नहीं है, मैं ये करने जा रहा हूँ, किसी इंटरव्यू में जा रहा हूँ, किसी व्यापार के लिए जा रहा हूँ, किसी पार्टी से मिलने जा रहा हूँ। ये सब के लिए हर व्यक्ति दिखाता है और इसका वर्णन करता है। तो लास्ट में मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि जब कुंडली मिलान हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद तो विवाह का नंबर आ जाता है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने ठीक है कुंडली मिलान कर दिया, सब कुछ बता दिया, मैचिंग कर दी कि साहब ये मैचिंग सही है, इससे आप शादी कर सकते हैं। नेचुरली है कि जब आप बता देंगे तो आपसे मुहूर्त आपसे ही निकालेगा, आपके पास ही आएगा कि साहब इसका मुहूर्त भी निकाल दो, कोई डेट भी निकाल दो अच्छी सी, क्या उसकी शादी कर दें। अब डेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यदि आपको डेट निकालना नहीं आती तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, मुहूर्त चिंतामणि में 21 दोष बताए गए जिन्हें ध्यान में रखकर विवाह के मुहूर्त निकाले जाते हैं। तो लोग कुछ नहीं निकालते, एक दो चीजें देखकर वो पंचांग उठाते हैं या कैलेंडर उठाते हैं, कैलेंडर में लिखा रहता है विवाह मुहूर्त, तो बता देते हैं ये मुहूर्त है, आप कर दो। जनरली यही होता है, या पंचांग के अंदर से डेटें दी रहती है कि इस बार विवाह ये इन दिनों में है, कर लो। ज्यादा क्या छोड़ते हैं वो, देव सोए हैं साहब, देव उठ जाए तब विवाह होगा। और देव उठने के बाद में यहाँ तक कि देव उठने का इंतजार भी नहीं करते, जिस दिन देव उठते हैं उसी दिन शादियां कर देते हैं। अब उठे नहीं है वो, उसी दिन कर देते हैं, सब लोग कर देते हैं। भाई उस दिन मुहूर्त ही नहीं है देव उठने का, उस दिन देव उठ रहे हैं, लेकिन शादी है उस दिन। भाई आज तो देव उठ रहे हैं, आज ही शादी करेंगे हम। ऐसी क्या जल्दी होती है, समझ में नहीं आता। कोई भी चीजें नहीं देखते, जबकि विवाह मुहूर्त निकालने के लिए त्रिबल शुद्धि की आवश्यकता होती है। त्रिबल शुद्धि करना पड़ता है। एक छोटा सा है, वैसे तो बहुत सारे दोष देखने पड़ते हैं, लता दोष और ये कितने दोष होते हैं। मेनली क्या है कि जब लड़के का देखना है आपको कुंडली, तो उसका सूर्य बल देखिए, और जब लड़की का देखना है तो आप उसका गुरु बल देखिए और चंद्र बल दोनों का देखिए। ये 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए। 4, 8, 12 लड़के का सूर्य और चंद्रमा नहीं होना चाहिए, और लड़की का गुरु और चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए। और भी कई डेटे हैं जिनमें पूजा के साथ बताई गई है, पूजाति श्रेष्ठ बोलते हैं उसको, ये पूजा करके आप शादी कर सकते हैं। और कुछ श्रेष्ठ है जो कि बिल्कुल निर्विरोध होती है, उनको श्रेष्ठ तरह से किया जा सकता है। तो इस तरह से ये चीजें जो है विवाह के लिए मेनली बताई गई है, जो कि हमें, हम वो लोग कर लेते हैं ठीक है, लेकिन हमारे पास जो व्यक्ति आता है जो पूछने आए, हम उसको सही चीज दें। हमारा कर्तव्य ये है कि हम उसको पूरा त्रिबल शुद्धि निकाल कर वो दें। फिर आता है किताब फेरे किस समय का, अब दिन के फेरे के, रात के फेरे, सुबह के फेरे के, शाम के फेरे, सब फेरे करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट समय वो लग्न होता है जब फेरे की। अगर वो लग्न गलत निकाला गया तो पूरा विवाह का जो इनका लाइफ है खराब। और वो लग्न प्रॉपर निकाल के देनी पड़ती है कि उसके हिसाब से कि इस समय किस लग्न में इनकी शादी हो सकती है। सबकी अलग अलग हिसाब से निकलती है। तो लोग एक ही ढर्रा चलाते हैं। पंचांग में देखा उसमें लग्न लिखी रहती है शाम को 10 बजे से, ये किसी में लिखी है सुबह की, सुबह की कर लो, ये दिन अच्छा है, इस दिन कर लो। वो चीजें सारी गलत हो जाती है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि हम बता देते हैं ये लग्न है, और सही बताई है, वो लग्न में वो शादी ही नहीं करती, क्योंकि या तो बारात लेट हो जाती है, या वो फोटो शूट चलता रहता है, या पीने खाने वाले नाचते रहते हैं गेट के ऊपर, तो जो लग्न का समय वो निकल जाता है।
पंडित बैठा हुआ है उसके ऊपर उनकी फेरे कराने के लिए, तो लड़का लड़की शूट कर रहा है। उन्होंने कहा 12 बजे का टाइम था, तो 1 बजे तक तो फोटो शूट हो रहा है। वो लड़की को ले जाते हैं कमरे के अंदर, वहाँ बैठ के अलग अलग प्रकार के पोज बना के फोटो खींचते रहते हैं, और इधर लगन का मुहूर्त निकल जाता है। बाद में वो एल्बम पार्टी बनती है, डाइवोर्स होगा। तो ये निश्चय होना चाहिए कि जब लगन निश्चित कर दी गई है, जो निकाल दी गई है, उसी लगन में विवाह करें। वो तिथि वार हर चीजों को देखते हुए, ये सब पंचांग के हिस्से। जब तक आप पंचांग पूरी तरह से आपको करना नहीं आता, तो पंचांग के अंदर भी घटी फल उठते हैं। अब तो क्या स्टैंडर्ड टाइम देने लगे हैं इंग्लिश का, वैसे घटी फल चलता था, तो उसी हिसाब से वो निकलते हैं, वो टाइम होता है। तो इस तरह से ये पंचांग का पूरा विवरण जो कि हमें आना चाहिए, जिसकी कि हम अब स्टडी करने वाले हैं। अगर आप लोग पंचांग के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेना चाहते हैं, ये जो चीजें मैंने मेन बताई हैं, ये सारी चीजें मैं पंचांग के अंदर पढ़ा, जैसा कि रतन जी ने बताया 5 दिन का कोर्स है। 5 दिन में पूरे ये चीजें लेंगे, ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि किस तरह से तिथि होते हैं, वार कैसे निकालते हैं, राहु काल क्या होता है, चौघड़िया क्या होता है, कुंडली मिलान कैसे करते हैं, विवाह कैसे मुहूर्त निकाला जाता है, किन किन चीजों को देखा जाता है, कौन कौन से दोष होते हैं, उन दोष में अगर करना है तो उसके क्या उपाय करें, क्या पूजा करें। तो इस तरह से ये सारी चीजें निकाली। उनका गुरु का और शुक्र का उदय होना बहुत जरूरी है विवाह का। कई लोग देखा है कि शुक्र अस्त है, भूमि शादियां बज रही, बैंड बाजे बज रहे हैं, पता नहीं कहाँ से बजा लेते हैं। लेकिन अगर हमें अच्छी तरह से जानकारी लेनी है पूरी कि पंचांग के बारे में, और सही तिथि समय निकाल कर देना है, तो हमें पंचांग सीखना बहुत आवश्यक है। इसकी पंचांग की जानकारी जो कि मंगलवार को रात को 9 बजे से 5 दिन के लिए हम लोग ये कोर्स करेंगे। जो लोग इच्छुक हो तो रतन जी ने दे दिया है अपना नंबर, अपना पेमेंट भिजवाएं और इसको ज्वाइन करें। ये आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा, काफी आपको अच्छी जानकारी। और भी आपकी जो प्रश्न हो आप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला स्टूडेंट मैं बनूंगा आपका। धन्यवाद। बिल्कुल आइए।